ए, अमीर आदमी मिला नहीं कि तू मुझे भूल गई। तेरा पति हूं मैं। पति है नहीं, पति था। तलाक हो गया है तेरा मेरा। हाँ, तलाक तो हो गया है, पर क्या करूं, तुझे भुलाया नहीं जाता। तो चीज ही ऐसी है, और तुझ पे पहला हक सिर्फ मेरा है। कोई हक नहीं है, और अगर आज की बात दिखा ना यहाँ, नहीं तो क्या क्या करेगी? पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस में जाने की सोची भी ना, तो तुझे वो तेरे नए आइटम को ना भगवान के पास पहुंचा दूंगा। नमस्कार, मैं हूं रानी चैटर्जी और आप लोगों का स्वागत करती हूं क्राइम चक्र के नए एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर आने की? ए, अमीर आदमी मिला नहीं कि तू मुझे भूल गई। तेरा पति हूं मैं। पति है नहीं, पति था। तलाक हो गया है तेरा मेरा। हाँ, तलाक तो हो गया है, पर क्या करूं, तुझे भुलाया नहीं जाता। तो चीज ही ऐसी है, और तुझ पे पहला हक सिर्फ मेरा है। कोई हक नहीं है, और अगर आज की बात दिखा ना यहाँ, नहीं तो क्या क्या करेगी? पुलिस को बुलाऊंगी। पुलिस में जाने की सोची भी ना, तो तुझे वो तेरे नए आइटम को ना भगवान के पास पहुंचा दूंगा। वहीं लिखवाती रहना कंप्लेंट। तुझे चाहिए क्या? क्यों मेरे पीछे पड़ा हुआ है? मैं ना तुझे सुकून से रहते हुए देख नहीं सकता, और तेरे कारण ही तो मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है। तुझे तो मिल गया नया लौंडा, पर मेरा क्या? दफा हो जाए यहाँ से, और तू भी दूसरी शादी कर ले। जैसे तूने कर ली। ये औरत, अभी तो मैं जा रहा हूँ। तेरा हिसाब ना मैं जल्दी करूंगा। आखिर एक मर्द औरत को हमेशा अपनी जागीर क्यों समझता है? मर्दों को क्यों ऐसा लगता है कि एक समाज के इस बाजार में औरत एक ऐसा खिलौना है जिसे जब मन चाहे वो खेल सके और उसे जैसे चाहे वैसे रख सके, और जब मन भर जाए तो उसे फेंक दे, पर फिर मन मचले तो उसे दबोच सके। रेशमा और राजा का तलाक हो चुका था, और रेशमा ने धीरज नाम के एक व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली थी, पर उसका पहला पति राजा अब भी उसके पीछे पड़ा था और उसकी खुशियों में ग्रहण की तरह लगा हुआ था। आज फिर लेट हो गया। अरे क्या करे, काम ही इतना है। काम के चक्कर में ना आप मुझे भूलते जा रहे हो। अरे तुम्हें कोई कैसे भूल सकता है? तुम कोई भूलने वाली चीज हो? तो फिर काम में इतना रहोगे तो मेरा क्या होगा? अरे दिन में कमाने के लिए काम, और रात को तुम्हें लुभाने वाले काम। बस यही तो मेरी जिंदगी है डार्लिंग। आज राजा आया था। क्या? वो घर में कैसे घुसा? घर में नहीं, मैं स्विमिंग पूल पे बैठी हुई थी, वहां आया था। उसकी इतनी हिम्मत! दूर क्यों नहीं रहती तुम मुझसे? इसमें मेरी क्या गलती है? वो मुझे परेशान कर रहा था, और वैसे भी मुझे और आपको मारने की धमकी देकर गया है। उसकी ये मजाल, उसका कुछ करना पड़ेगा। उसे तो मैं बाद में देखता हूँ। खैर, आज अपना मूड खराब नहीं करते, उसको बाद में देखते। रेशमा अपने पहले पति राजा से डिवोर्स लेकर अपने दूसरे पति धीरज के साथ हंसी खुशी अपनी जिंदगी बिता रही थी, पर यह बात राजा को रास नहीं आई। आखिर क्यों इंसान जिसके इतने करीब होता है उसका ही दुश्मन बन बैठता है? जिसके साथ कभी जीने मरने की कस्में खाता है उसका जीना ही मुश्किल कर देता है। क्या यही इंसानियत है? क्या हम इंसान इतने निचले स्तर पर गिरते जा रहे हैं कि हमारी नकारात्मक भावनाएं हम पर ही हावी हो रही हैं?
तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी। अब क्यों याद आ रही है? जब छोड़ के गए थे तब तो पलट के भी नहीं देखा। वो क्या है ना, अब तुम्हारे बिना दिल नहीं लगता। देखो, मेरे करीब मत आओ, नहीं तो क्या? बस करो आदित्य। मैं तुझे छोड़ा है, तलाक नहीं दिया, इसलिए अब भी हक है मेरा। धीरज, राजा और रेशमा की कहानी के साथ ही आदित्य और लेका की भी कहानी एक साथ ही चल रही थी। क्या ये सब कहानियां आपस में एक दूसरे से जुड़ी थीं, या ये दोनों कहानियां अलग अलग जुर्म की दास्तानों को अपराध के धागों में पिरो रही थी? आदित्य का यूं अपनी बीवी के साथ जबरदस्ती करना भी एक अपराध ही था, पर शादीशुदा जिंदगी में चार दीवारी के भीतर न जाने कितनी औरतें रोज ऐसी जोर जबरदस्ती को चुपचाप सहन करके आंसुओं की चादर ओढ़े सो जाती हैं। सर, ये रंगनाथ मर्डर केस की फाइल है, डीएसपी साहब ने मंगवाई थी। ठीक है, रख दो। एसपी साहब के ऑफिस में जाने वाला हूँ, डीएसपी साहब को दे दूंगा। यस? क्या? कहाँ? ठीक है, हम अभी पहुँचते हैं। गाड़ी निकालो। सर, मैडम जी खुद को संभालिए और बॉडी को हाथ मत लगाइएगा, हमें बॉडी को चेक करना है। एकदम सर, शायद सुसाइड है। कल तक सोचे वाले थे, आज पता नहीं क्यों उन्होंने सुसाइड कर लिया। प्लीज संभालिए अपने आप को। मैडम, आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा, तो जरूर पूछताछ के लिए। यादव सर, बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो। धीरज का यूं अचानक से सुसाइड कर लेना, ये बात हजम करना आसान नहीं है। आखिर क्यों कोई व्यक्ति ऐसे ही बिना वजह सुसाइड कर लेगा? खुद की जिंदगी खत्म कर लेना कोई आम बात नहीं है। इंसान किस हद तक मजबूर होगा जो उसने ईश्वर की दी हुई इतनी अनमोल जिंदगी को खुद से ही खत्म कर लिया, या फिर इसके पीछे कोई साजिश थी? आखिर ये आत्महत्या नहीं है तो आखिर क्या हुआ होगा धीरज के साथ? आइए देखते हैं आगे की कहानी में। रेशमा जी, प्लीज आप शांत हो जाइए। हमें ये बताइए कि ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आपके पति को आत्महत्या करनी पड़ी? सब कुछ ठीक चल रहा था। इन्होंने कहा कि इनके कुछ दोस्त आ रहे हैं घर पर पार्टी करने के लिए। रेशमा मेरी जान। रेशमा, वो क्या है ना कि आज शाम को मेरे कुछ फ्रेंड्स आने वाले हैं पार्टी करने के लिए, तो तुम्हें खामखा डिस्टर्ब होगा। तुम एक काम करो, सुषमा दीदी है ना, उसके घर चली जाओ। जैसे ही पार्टी खत्म होती है और मेरे फ्रेंड्स चले जाएंगे, मैं तुम्हें वापस बुला लूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं चली जाऊंगी, आप अच्छे से एंजॉय करना। ओके? थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। फिर मैं सुषमा दीदी के यहाँ चली गई। बहुत देर तक इनका कॉल नहीं आया तो मैं वहीं रुक गई। सुबह आकर देखा तो उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
आत्महत्या करने की कोई वजह, मानसिक तनाव या कोई मसला? जी, मानसिक तनाव ऐसा तो कुछ नहीं था, लेकिन हो सकता है मेरे एक्स हस्बैंड। एक्स हस्बैंड? जी, धीरज से मेरी दूसरी शादी थी। मेरे पहले पति राजा मुझे बहुत परेशान करते थे, फिर मैंने उनको तलाक दिया और धीरज से शादी कर ली। तो ये राजा का आत्महत्या से क्या लेना देना? राजा मुझे बहुत परेशान करता था। इस बारे में मैंने धीरज से भी बात की। धीरज ने कहा कि वो उनसे बात करेंगे। मुझे लगता है कि राजा ने ही मजबूर किया है धीरज को, नहीं तो धीरज कभी आत्महत्या नहीं करते। इस राजा को उठाओ। यस सर। राजा, चल अब सब कुछ सच बता दे। क्या मतलब सर? आप लोग मुझे यहाँ क्यों लाए हैं? मैंने क्या किया है? धीरज को जानते हो? कौन धीरज सर? हाँ सर, वो मेरी पहली पत्नी का दूसरा पति था, मतलब है। था? इसका मतलब तुम पहले से जानते थे कि वो अब इस दुनिया में नहीं है? क्या बोल रहे हैं सर? मुझे कुछ नहीं पता। तुझे हिंदी समझ में नहीं आती क्या? दूसरी भाषा समझाओ क्या? मेरा कहने का ये मतलब था सर, मुझे कोई आइडिया नहीं है इस बारे में। आइडिया नहीं था? आए दिन तू रेशमा को परेशान करता था, उसके पति को परेशान करता था, इसके लिए उसके पति ने आत्महत्या कर ली। बोल! वो तो सर मैं ऐसे ही। लगता है सर ऐसा नहीं मानेगा, इसे आड़े हाथ लेना पड़ेगा। यादव, मुझे ये मामला आत्महत्या का नहीं लग रहा है। क्यों सर? हमें तो वहाँ से पॉइजन की बोतल मिली थी। पॉइजन की बॉटल तो मिली, लेकिन पॉइजन पीने के बाद इंसान के मुंह से झाग निकलता है, वो तो कहीं दिखा नहीं। ना ही वो झाग कहीं आजू बाजू में पड़ा हुआ मिला, कोई सबूत नहीं। उसके गर्दन पर मार्क था, इसका मतलब गला दबाकर उसकी हत्या की गई है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट थोड़ी देर में आ रहे सर। आखिर लेखा ऐसे चुपके चुपके रेशमा पर क्यों नजर रखी हुई थी? आखिर क्या लेना देना था लेखा का रेशमा से? क्या लेखा का संबंध धीरज से तो नहीं था? आदित्य की बीवी होने के बावजूद लेखा कहीं धीरज के साथ नाजायज रिश्तों में तो नहीं थी? या इस मामले का कोई अलग एंगल था? पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार था, तभी ही केस की गुत्थी सुलझ पाएगी। पुलिस को शक था कि आत्महत्या का मामला तो नहीं है, पर बिना सबूत कुछ भी कह पाना ठीक नहीं है। सर, आपका शक सही था। धीरज ने सुसाइड नहीं किया है, उसकी हत्या हुई है। ये देखिए पीएम रिपोर्ट। धीरज के गले पे निशान है, इसका मतलब किसी ने गला दबाकर उसे मार डाला है। रात के करीब 9 बजे। जी सर। पॉइजन के बोतल पर जिसके भी फिंगरप्रिंट्स मिले हैं उसकी मुझे रिपोर्ट चाहिए। धीरज के कॉल डिटेल्स निकालवाओ। धीरज जहाँ पर रहता था उसके आसपास जितने भी सीसीटीवी कैमरे हो उसकी मुझे फुटेज चाहिए, शायद कुछ सुराग मिले। और ये भी पता करो कि धीरज के घर पे उस रात कौन कौन दोस्त पार्टी के लिए गए थे। ठीक है सर, धीरज के दोस्तों का पता लगा दो।
मुझे मिस कर रही थी ना? तुम अंदर कैसे आए? मैं जब भी चाहूँ तुम्हारे करीब आ सकता हूँ, मुझे कौन रोकेगा? देखो, मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी तुम्हारी। जाओ करो, पुलिस कंप्लेंट करो, उसके बाद क्या होगा? मैं जेल जाऊंगा, बाद में मैं बाहर आ जाऊंगा, उसके बाद तुम्हारा क्या होगा? क्यों पड़े हो मेरे पीछे? मैं क्या पड़ा हूं तुम्हारे पीछे? मैं तो बस तुम्हें प्यार करना चाहता हूं, बताओ कैसा है? नहीं आदित्य, नहीं 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 आदित्य, नहीं नहीं। एक तरफ धीरज की मर्डर मिस्ट्री सॉल्व करने के लिए पुलिस सबूत जुटाने में लगी थी, वहीं दूसरी तरफ आदित्य अपनी बीवी के साथ ज्यादती कर रहा था। आखिर क्या राज था लेखा की जिंदगी का? आखिर किस तरह वह धीरज से जुड़ी थी और क्यों आदित्य उसके साथ ऐसे पेश आ रहा था? क्या ये सब कड़ियां कहीं जुड़ी हुई थी या ये मात्र दो अलग अलग कहानियां थी? पुलिस ने धीरज के घर के आसपास के सभी सीसीटीवी फुटेज तलाशने की कोशिश की, पर आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा न होने की वजह से पुलिस की ये कोशिश नाकाम रही। पाटिल साहब लिया। सर मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्लीज बैठिए। अच्छा और रेशमा जी आ गए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। आपके एक्स हस्बैंड राजा को हमने इंटरोगेट किया, लेकिन हमें उससे कुछ हासिल नहीं हुआ। आपके पति ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि उनका मर्डर हुआ, गला दबाकर उनको किसी ने मार डाला है। ये क्या कह रहे हैं आप? रेशमा जी, ये लीजिए पानी पीजिए प्लीज। सर मुझे बहुत डर लग रहा है। कल मेरे घर के बाहर एक औरत मुझे छुप छुप कर देख रही थी और जैसे ही मैं बाहर गई तो वो चोरों की तरह भाग गई। अब बिल्कुल चिंता ना करें, हम उस औरत का पता लगाएंगे। हमें ये बताइए कि आपके पति के साथ उस दिन पार्टी में कौन कौन शामिल था? सर मुझे कोई आइडिया नहीं है। मेरे पति अपने दोस्तों के बारे में कुछ भी शेयर नहीं करते थे मुझसे। ठीक है, अभी आप जा सकती हैं। जैसे हमें कुछ पता चलेगा हम आपको इन्फॉर्म करेंगे। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। मैं डरने की चीज थोड़ी हूँ, प्यार करने की चीज हूँ। धीरज ने सुसाइड नहीं किया है, उसका मर्डर हो गया। ये बात पुलिस को पता चल गई है। हम सेफ नहीं है यहाँ, हमें भागना पड़ेगा, वो भी जल्दी। ठीक है, कल सुबह होते ही निकल जाएंगे, पर अभी रात तो बीतने दो। बिता लेना रात भी। लॉकअप में इतनी जल्दी क्या है? ना सर चल। अरे सर एक सर पुलिस इंस्पेक्टर के कहने पे पीएसआई ने धीरज और रेशमा के कॉल डिटेल्स निकाले। धीरज के कॉल डिटेल से तो कुछ पता नहीं चला। रेशमा की कॉल डिटेल्स में एक नंबर से बार बार बात हो रही थी और मर्डर होने से थोड़ी देर पहले भी रेशमा की उस नंबर पे बात हुई थी। वो नंबर था आदित्य का। काफी कोशिश के बाद धीरज के घर के पास एक सीसीटीवी कैमरा पाया गया, जिसमें आदित्य और रेशमा एक दूसरे से मर्डर के थोड़ी देर पहले ही मिलते पाए गए थे। और इंस्पेक्टर ने जो ग्लास रेशमा को पानी पीने को दिया था, उसके और पॉइजन बॉटल के फिंगरप्रिंट्स मैच हो रहे थे। तभी पुलिस का रेशमा पे शक यकीन में बदल गया।
धीरज को क्यों मारा? बोलो। सर, मैं और रेशमा एक दूसरे से प्यार करते थे और रेशमा की धीरज से दूसरी शादी हुई थी और मैं भी अपनी पत्नी से अलग रहता था और हमारे प्यार के बीच में सिर्फ एक ही कांटा और वो था धीरज। उसे मारे बिना हम एक नहीं हो सकते थे। इसलिए उसको रास्ते से हटाने के लिए उस रात हमने उसकी चाय में बेहोशी की दवा मिला दी और जब वो बेहोश हो गया तो आदित्य ने रस्सी से उसका गला घोट दिया। मैंने चाय में बेहोशी की दवा मिला दी है, वो चाय पीकर बेहोश हो गया। अब एक काम करो, पॉइजन की बोतल वहाँ पे रख दो और हम दिखाएंगे कि इसने सुसाइड की, ठीक है? फिर पॉइजन की बोतल हमने बाहर रखी और सोचा कि इसको सुसाइड डिक्लेयर कर देंगे। हलवा है, गुनाह करके उसको छुपाना। मुजरिम कितना भी शातिर हो, कानून से बच नहीं सकता है। अब तुम दोनों इस जेल में अपने पाप की सजा भुगतेंगे। एक तलाक होने के बाद भी दूसरे पति के होते हुए एक प्रेमी रखना, ये रेशमा की किस तरह की मानसिकता थी और अपनी पत्नी लेखा को दर्द देके रेशमा से प्यार करने का आदित्य का एक कैसा पागलपन था। आखिर लोगों को हो क्या गया है? क्या जीवन जीने का यही तरीका है? हमें एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहिए जिसमें हमारे आदर्शों और उसूलों से अच्छाई की महक आए, ना कि गुनाहों की बदबू। और इसी के साथ मैं रानी चैटर्जी विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे क्राइम चक्र के अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहिए, सावधान रहिए और देखते रहिए क्राइम चक्र। जय हिंद।